नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अभ्यंग। तो इस विषय में हम अभ्यंग चिकित्सा का परिचय जानेंगे। अभ्यंग चिकित्सा के अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, ये सिद्धांत क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके प्रकार क्या है और इसमें क्या योग्य है क्या अयोग्य है व्यक्ति के शरीर की प्रकृति के अनुसार। तो ये सारी बातें आज हम अभ्यंग चिकित्सा में जानेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यंग चिकित्सा का परिचय जान लेते हैं। तो अभ्यंग चिकित्सा, जिसे आम भाषा में मर्दन मालिश चिकित्सा कहते हैं, स्वास्थ्य वृत्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद के अनुसार भी अभ्यंग स्वस्थ रहने के लिए अति आवश्यक बताया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में जिस प्रकार प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य का पोषण करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का योगक्षेम भी करते हैं और अस्वस्थ दशाओं में अचूक औषधि भी है, उसी प्रकार अभ्यंग भी हमारे स्वास्थ्य सौंदर्य की वृद्धि करती है और अनेकानेक तीव्र और जीर्ण रोगों से हमें मुक्त करता है। अभ्यंग हमारे अनेक प्राकृतिक आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है, जिसके अभाव में हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता है। अभ्यंग मनुष्य की एक स्व प्रकृति है जो बाल्यकाल से जीवन भर एक अनियंत्रित शक्ति द्वारा संचालित रहती है। उदाहरणार्थ, जब कभी अचानक हमें शरीर के किसी स्थान पर चोट लग जाती है तो वह अनियंत्रित शक्ति हम हाथों द्वारा संचालित होकर उस स्थान पर मर्दन करने लगती है और हमें उस पीड़ा से मुक्त तो करती है तथा हमें असीम आनंद भी देती है। मानसिक तनाव की स्थिति में अगर सिर पर तेल से अभ्यंग कर दिया जाए तो इसके प्रभाव को और अधिक समझा जा सकता है। अभ्यंग की स्व प्रकृति को एक दूसरे उदाहरण से समझा जा सकता है। अभ्यंग के संबंध में एक फ्रेंच निवासी चिकित्सक का कथन है कि हमारा कभी कभी जम्हाई लेना इस बात का परिचायक है कि हमारे गले की नसों और मांसपेशियों की मालिश की आवश्यकता है और जिसकी पूर्ति प्रकृति हमें जम्हाई द्वारा देती है। वस्तुतः जम्हाई लेना अंतः प्रकृति ही है। अब चरक संहिता में इसके बारे में कहा गया है कि स्पर्श इंद्रिय में वायु ही प्रधान है। स्पर्श ज्ञान अथवा स्पर्श इंद्रिय त्वचा में आश्रित है और अभ्यंग त्वचा के लिए हितकर है। अतः नित्य अभ्यंग करना चाहिए। प्रतिदिन तैलाभ्यंग करने वाले पुरुष के शरीर में सामान्यतः कोई विशेष विकार नहीं होता और श्रम करने पर भी बहुत विकार की संभावनाएं नहीं होती। नित्य अभ्यंग करने वाला पुरुष कोमल स्पर्श तथा परिपुष्ट अंगों से युक्त, बलवान तथा प्रिय प्रकृति वाला हो जाता है। उसके शरीर पर जराजर अर्थात बुढ़ापे के लक्षण अल्प मात्रा में ही प्रकट होते हैं। अभ्यंग चिकित्सा आयुर्वेद की एक प्रमुख विद्या है, परंतु आदिकाल से किसी न किसी रूप में यह विद्या प्रचलित थी। इसकी प्राचीनता पर दृष्टिपात करें तो यूनान और रोम के प्राचीन इतिहास के पठन से ज्ञात होता है कि किसी समय वहाँ की स्त्रियां मालिश द्वारा अपने शरीर को सौंदर्य युक्त बनाती है। आज भी उस देश की महिलाएं स्वास्थ्य और सौंदर्य वृद्धि का इसे प्रधान साधन मानती है। आज भी तुर्की, इटली, ईरान तथा अरब के देशों में मालिश हेतु की प्रथा प्रचलित है। हमाम जिसे कहते हैं, जहाँ यहाँ विवाह के 1 महीने पहले वर वधू की मालिश की जाती है। उनका ऐसा विश्वास था कि इस तरह की मालिश से सौंदर्य और यौवन फूट पड़ता है। वस्तुतः भारतवर्ष में भी यह रिवाज शादी से पहले की जो हल्दी की रस्म है उसके रूप में प्रचलित है। अभ्यंग का अर्थ एवं परिभाषा है। अभ्यंग शब्द अभि उपसर्ग तथा संस्कृत व्याकरण के अप्रज धातु से बना है। अभि का अर्थ है सभी जगह, चारों ओर, तथा अप्रज का अर्थ उपटन लगाने अर्थात उपटन से मालिश करने से है। अभ्यंग का हिंदी अर्थ होता है मालिश, मर्दन, अर्थात
अंग प्रत्यंग के विविध प्रकार से उपटन द्वारा, तेल द्वारा, औषधि द्वारा, चूर्ण द्वारा मालिश करना, अंग्रेजी में इसे मसाज के नाम से जाना जाता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से स्पर्श तथा मालिश से रक्त तथा लसिका संस्थान को बल मिलता है तथा एक रक्त संचार के संतुलन में सहायता मिलती है, जिससे हृदय गति संतुलन, स्नायु तंत्र को विश्राम तथा मानसिक तनाव में भी कमी आती है। मालिश का अर्थ है अशुद्ध रक्त बहाने में नाड़ियों की मदद करना। जब शरीर किसी भी कारण से थक जाता है, जो रक्त को शुद्ध करने का काम करने वाली नाड़ियों का कार्य मंद गति से होता है, स्वाभाविक गति में अंतर पड़ जाता है। रक्तवाहिनी नाड़ियों में कमजोरी होने से एक प्रकार का जहरीला वातावरण बन जाता है। अतः यह आवश्यक है कि मालिश द्वारा अशुद्ध रक्तवाहिनी नाड़ियों में सहायता पहुँचाए, और इसी सहायता कार्य को मालिश कहते हैं। अरबी अर्थ में अभ्यंग अर्थात मालिश को हमाम के नाम से जाना जाता है। आज भी कई अरबी देश जैसे तुर्की है, ईरान है, अरब के देश है, इटली है, इनमें हमाम की प्रथा को सौंदर्य प्रसाधन की प्रमुख सोपान माना गया, जो हमने पहले भी जाना। तो अफ्रीका के देशों में इस अभ्यंग को सौंदर्य प्रसाधन व चिकित्सा में कई जगहों पर प्रयोग लाया जाता है तथा कहा है कि अब हमाम यानी कि जो अभ्यंग है अर्थात रक्त वृद्धि करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्वास्थ्यवृत्त विज्ञान में अभ्यंग के अर्थ को दैनिक दिनचर्या को एक अंग बताया है तथा कहा गया है कि नित्य विधिपूर्वक तैलाभ्यंग भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवृत्त है और दिनचर्या का अंग है। आयुर्वेद में चरक ने भी अभ्यंग को नित्य करने की बात कही है। आयुर्वेद के अष्टांग संग्रह में अभ्यंग के अर्थ को स्पष्ट करते कहा है, जिस प्रकार रथ के अक्ष पर तेल लगाने से रथ के पहिए सरलता से चलते हैं, चमड़े पर तेल लगाने से चमड़ा कोमल तथा मजबूत हो जाता है और मिट्टी के घड़े पर लगाने से घड़ा मजबूत, चिकना एवं चमकीला हो जाता है, उसी प्रकार शरीर पर तेल का अभ्यंग करने से शरीर की संधियों में गति यानी कि आकुंचन प्रसारण की जो प्रक्रिया है वो सरलता से होती है, त्वचा कोमल एवं दृढ़ हो जाती है और शरीर स्निग्ध तथा कांतिमान हो जाता है। अतः अभ्यंग के अर्थ को शरीर प्रसाधन प्रत्येक अंग की मालिश के रूप में ही समझना चाहिए तथा इसे रोग निवारण का एक महत्वपूर्ण रसायन मानना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में अभ्यंग को वायु तत्व चिकित्सा में रखा है, क्योंकि अभ्यंग वात रोगों का दमन करने वाला होता है तथा अभ्यंग अर्थात मालिश, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा में मर्दन भी कहा है, इससे शरीर के सारे रोमकूप खुल जाते हैं और तथा वायु तत्व का संवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका में हो जाता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अभ्यंग अर्थात मर्दन क्रिया वायु तत्व को शरीर में संतुलित करती है। अतः अभ्यंग के अर्थ को हम वायु संतुलन के अर्थ में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब हम अभ्यंग की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि अभ्यंग, जिसे मालिश, मर्दन, मसाज, हमाम इत्यादि नसों से जाना जाता है, इसे आयुर्वेद ग्रंथों के साथ साथ अनेकानेक विद्वानों, प्राकृतिक चिकित्सकों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। किस प्रकार से? तो इस प्रकार की चरक संहिता में उन्होंने कहा है कि सूत्र स्थान में, चरक संहिता सूत्र स्थान में मात्रा शिति अध्याय में कहा है कि जिस प्रकार तैलादि स्नेहाभ्यंग से घड़ा, स्नेह मर्दन से चर्म, उपांग, तेल डालने से पहिए की धुरी दृढ़ तथा क्लेश को सहने वाली हो जाती है, उसी प्रकार अभ्यंग वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य का शरीर सुदृढ़ तथा कोमल त्वचा वाला हो जाता है। अब अष्टांग संग्रह के अनुसार अभ्यंग त्वचा को कोमल व दृढ़ तथा शरीर को स्निग्ध तथा कांतिमान करने वाली एक प्रक्रिया है, इसीलिए इसे प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। उसके बाद महर्षि सुश्रुत क्या कहते हैं? उनका कहना है कि सिरशूल, कर्णशूल, रवालिक्य को समाप्त करने वाली प्रक्रिया ही अभ्यंग है। अब रामहर्षि जो कहते हैं
जिनकी स्वास्थ्य विज्ञान बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो रामहर्ष सिंह जी कहते हैं कि अभ्यंग वह प्रक्रिया है जिससे पुरुष कोमल स्पर्श तथा परिपुष्ट अंगों से युक्त व बलवान तथा प्रिय आकृति वाला हो जाता है। डॉक्टर O.P. सक्सेना के अनुसार अभ्यंग अर्थात मालिश रक्त प्रभाव में रगड़ एवं गर्मी उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है, जिससे रक्त में मिले विषाक्त पदार्थ छटकर अलग हो जाता है तथा अनेकानेक रोगों से निवृत्ति हो जाती है। डॉक्टर P.D. मिश्रा कहते हैं, मालिश चिकित्सा अभ्यंग प्राकृतिक चिकित्सा की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से शरीर की मांसपेशियों तथा संधियों पर दबाव डालकर विजातीय द्रव्यों को रक्त परिभ्रमण के माध्यम से शरीर से बाहर करके रोगों का उपचार किया जाता है। अब गोविंदन S.V. says, massage is the oldest of the all technique for relieving pain, shaping the organ and refrigerating the tissue, regenerating the tissue and the correcting all internal function। अर्थात मालिश कष्ट निवारण अंगों को स्वाभाविक रूप देने, ऊतकों में पुनः ऊर्जा लाने तथा सभी आंतरिक अंगों को सही करने की सभी चिकित्सीय प्रविधियों में प्राचीनतम प्रविधि है। उसी प्रकार और जुसवाला J.M. ये बताते हैं कि मालिश एक ऐसा शब्द है जो सामूहिक स्तर पर स्वाभाविक तथा वैज्ञानिक रूप से शारीरिक ऊतकों के प्रबंध कौशल के महत्व को दर्शाता है, जो हाथों के माध्यम से भली प्रकार स्नायु तंत्रों, मांसपेशियों तथा सामान्य रक्त संचार को प्रभावित करने के लिए संपन्न किया जाता है। और कैप्टन कुक जो कहते हैं, कैप्टन कुक ने मालिश को अलौकिक गुणों वाला बताया है तथा इससे अलौकिक गुणों को 1860 ईस्वी में इनके सहयोगी डॉक्टर स्कॉट ने मर्दन किया, पर पेरिस नगर पर भाषण देते हुए चिकित्सकों ने से कहा कि मालिश ही एक ऐसी औषधि है कि सभी रोगों में दी जा सकती है। तो ये कैप्टन कुक और इनके सहयोगी जो है डॉक्टर स्कॉट, इन्होंने मर्दन को इतना महत्वपूर्ण बताया है। अब C.G. डोर नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि शरीर की त्वचा एक आवरण एवं प्राकृतिक चादर से सदृश है, जिसकी स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए मालिश धोबी के समान है, जिसका प्रयोग नितांत आवश्यक है। अब अभ्यंग का हम सिद्धांत जान लेते हैं कि अभ्यंग क्या सिद्धांत क्या है। अभ्यंग का प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत है मालिश इस ढंग से की जाए जिससे रक्त का प्रवाह हृदय की ओर रहे। अभ्यंग का दूसरा स्मरणीय सिद्धांत है कि मालिश धूप में ही लाभप्रदायिनी है। रोगावस्था में जितनी कड़ी धूप आसानी से सह सके उतनी ही कड़ी धूप में शरीर की मालिश करनी चाहिए। अभ्यंग करने वाले को शांत स्वभाव एवं प्रसन्नचित्त होना चाहिए। इसका प्रभाव इसकी मालिश चिकित्सा पद्धति पर पड़ता है तथा उसके माध्यम से रोगी तक पहुंचता है। अभ्यंग जमीन पर चटाई बिछाकर या तख्त पर करनी चाहिए, परंतु तख्त पर एक चादर हो जो हर रोगी में बदली जाए। अभ्यंग का एक सिद्धांत यह भी है कि उच्च रक्तचाप में पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर हमेशा पैरों से शुरू हो। अब रोगी को अभ्यंग के समय उतना ही दबाव देना चाहिए जितना वह सहन कर सके। अभ्यंग का सामान्य सिद्धांत है कि उष्ण मालिश पैरों के तलवों से प्रारंभ करके हृदय तथा सिर की ओर लाते हैं। इससे शिराएं सक्रिय होती है, उन्हें अतिरिक्त शक्ति मिलती है, रक्त तेजी से हृदय की ओर जाता है। अभ्यंग का एक सिद्धांत है कि अस्थियों पर अधिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए, केवल मांसपेशियों पर ही दबाव पड़े। अभ्यंग का सिद्धांत है कि उसका समय 30 मिनट से 45 मिनट तक ही हो, लेकिन रोगी की दशा को तथा मालिश की विधि के अनुरूप समय निर्धारित होता है। अब मालिश करने से पहले हथेलियाँ गर्म कर लेनी चाहिए तथा जोड़ों पर में इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब अभ्यंग की विधि है, तो विधि अलग अलग तरीके से है जिनको हम संक्षेप में जानेंगे, विस्तार पूर्वक नहीं जानेंगे। जैसे कि उसको हम प्रैक्टिकल रूप में हम इस विधि को जानेंगे विस्तार से। यहाँ पर जब हम थ्योरेटिकल चीज़ कर रहे हैं तो हम विधि को थोड़ा शॉर्ट करके हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि देखो,
ताली हाथ गति मालिश, ये एक प्रकार की मालिश है जिसमें तेल का उपयोग करके दबाकर ठोककर ये जो है ये ऐंठन, चोट और सूजन के लिए बड़ी उपयोगी होती है, नाड़ियों की उत्तेजना कम करने के लिए। अब ये दूसरी है थपकी है, फिर मसलना है, फिर गूँथना है। ये जो अभ्यंग की जो विधि है उसमें ही बीच बीच में इसके प्रकार है, विधि भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं कि ये विधि परफॉर्म करने की, टेक्निक परफॉर्म करने की एक तरीके से इसके पार्ट है, जिसमें गूँथना भी होगा, मसलना भी होगा, थपकी भी होगा, घर्षण भी होगा, मरोड़ना भी होगा, फिर रोलिंग है, फिर खड़ी थपकी है, उंगलियों से ठोकना है, और फिर कटोरी थपकी है और मुक्का मार। तो ये इसके टेक्निक्स के अंदर ही सब टेक्निक्स है कि किस तरीके से वो की जाती है। अब अभ्यंग के प्रकारों के बारे में हम जान देते हैं। तो पहली है ठंडी मालिश। अब ठंडी मालिश पानी से की जाती है और इस मालिश का उद्देश्य धमनियों की कार्यात्मकता मतलब फंक्शनिंग ऑफ द आर्टरीज की वृद्धि करना होता है। अब इस कारण से ऊपर से नीचे की ओर मालिश की जाती है। ठंडी मालिश करने के नियम जो है बताए गए हैं कि देखिए, तौलिए को पानी में भिगोकर तथा निचोड़कर उसकी तह बनाकर अंगों पर रगड़ते हैं। जल का तापक्रम जो होता है 70 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। पानी को भगोने भरकर रखे तथा 2 तौलियों को रखे और एक पानी में डाले तथा दूसरे का उपयोग करे, बार बार तौलिए बदलते रहे। ठीक है। और मालिश के पश्चात रोगी को आधा घंटा विश्राम आवश्यक करना चाहिए। रोगी को चादर या कंबल से लपेट देना चाहिए। छाती पर ठंडी मालिश से फेफड़ों को लाभ मिलता है और वह अंग खुला रखे जहाँ मालिश करनी है। हृदय के नीचे की ओर मालिश की जाती है और उदाहरण के लिए कंधों से और पीठ की ओर ऊपरी भाग में कमर की मालिश की जाती है। अब रोगी का सिर ठंडे पानी से गीला करके पोंछ देते हैं और ठंडी मालिश से शरीर में स्फूर्ति आती है, धमनियों को अतिरिक्त बल मिलता है तथा मल का विकार तेजी से समाप्त हो जाता है। ठंडी मालिश खुली जगह से नहीं करते हैं। ठंडी मालिश के लिए उपयुक्त समय मार्च से जुलाई होता है। तो ये ठंडी मालिश है। अब ठंडी गर्म मालिश, सूखी या पाउडर से मालिश। अब ठंडी गर्म बोले तो अब इस विधि में जो होगा, ये इस प्रकार है ये अभ्यंग का कि इसमें पहले अंग को जिस पर मालिश करना है गर्म कर लेते हैं। फिर गर्म करने के लिए रबड़ की थैली का उपयोग करते हैं। फिर ठंडी तौलिए करके ठंडी मालिश करते हैं। यह मालिश दुर्बल रोगियों के लिए विशेष। अब जैसे कि सूखी या पाउडर से मालिश, तो सूखी पाउडर से मालिश करने की जो क्रिया विधि है एक सी जैसी रहती है। इसमें मांसपेशियों को धीरे धीरे हल्के से मसलते हैं। इसमें अतिरिक्त उन सभी विधियों का उपयोग करते हैं जो तेल मालिश में वर्णित की गई है, परंतु इसमें पाउडर का उपयोग करते हैं। अब पैरों की मालिश के बारे में जानेंगे। तो सामान्य रूप से मालिश का कार्य पैरों से शुरू किया जाता है। पहले पैरों की अंगुलियों में तेल लगाकर अंगूठे से मालिश करता रगड़ता है, जोड़ों को हिलाता डुलाता है, फिर एक अंगुली को पकड़कर खींचता तथा झटका देता है। तदुपरांत तलुओं पर मालिश की जाती है। इसके पश्चात पाँवों पर मालिश होती है। एक गोलाई से मालिश करते हुए जोड़ों पर विशेष मालिश करते हैं। तो ये पैरों की मालिश है। ये हम प्रैक्टिकल रूप में देख लेंगे कि टांगों की मालिश है, हाथों की मालिश है, तो ये अलग अलग अंग की मालिश है। पेट की मालिश है, वो किस तरीके से करना चाहिए ये हम प्रैक्टिकल उसमें देखेंगे। छाती की मालिश है, गले की, पीठ की, तो इस प्रकार से इसके बताए गए हैं मालिश के प्रकार। अब हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो पाचन तंत्र सामान्य रहता है तथा उसका संवर्धन होता है। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है अभ्यंग का कि पाचन तंत्र सामान्य रहता है तथा उसका संवर्धन होता है। कंकाल तंत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है तथा अस्थियों में शक्ति आती है। कंधे, गर्दन, मेरुदंड, पीठ, रुधिर नलिकाएं, स्नायु सभी को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। स्नायुओं को उत्तेजना प्राप्त होती है तथा वे सक्रिय होते हैं। रक्त तथा लसीका संचार में वृद्धि होती है। पसीने तथा मूत्र के द्वारा विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकल जाते हैं। त्वचा के कार्य में वृद्धि होती है तथा प्रतिरक्षा संस्थान मजबूत होता है। आंतरिक अंगों तथा ऊपरी अंगों में रक्त संतुलित रूप में संचालित होता है। पक्षाघात, पोलियो, सिर दर्द तथा तनाव से मुक्ति मिलती है तथा मांसपेशियां सुदृढ़ होती है। जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। रक्त भार तथा हृदय गति को कम किया जा सकता है। और मालिश
को एंडोर्फिन का टॉनिक की वृद्धि करती है, अब जो कि प्राकृतिक कष्ट निवारण का काम करता है। अब अभ्यंग को शरीर की पुष्टि, कोमलता और व रक्त संचार का नियंत्रक माना गया है। अब बाणभट्ट ने तेलाभ्यंग के भी लाभ बताए गए। तो बाणभट्ट ने क्या बताया है कि जराहर मतलब शरीर का जर अर्थात रोग पीड़ा को हरण करने वाला, श्रमहर अत्यधिक श्रम करके जब मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और कोशिकाएं व ऊतक शिथिल हो जाते हैं, तो अभ्यंग से उन ऊतकों को नवजीवन मिलता है, कोशिका का पुनर्निर्माण होने लगता है तथा मांसपेशियों का दर्द दूर होने लगता है। वायु विकार नाश, तो वायु विकार जब बनने लगते हैं तो अनेकानेक रोग हो जाते हैं। अभ्यंग को वायु विकार नाशक भी कहा गया है। अब दृष्टि प्रसाद कर नियमित अभ्यंग से सभी दृष्टि विकार दूर हो जाते हैं और दृष्टि बढ़ती है। आयु पुष्टिवर, नियमित अभ्यंग से आयु में भी वृद्धि होती है। अब निद्रा जनन मतलब अभ्यंग से जो होता है कि निद्रा, जैसे कि अनिद्रा की परेशानी दूर होती है, ताजगी स्फूर्ति आ जाती है और आलस्य भी दूर होता है। तो इस प्रकार हमने अभ्यंग, अब इसका अंतिम भाग भी हम देख लेते हैं कि अभ्यंग में योग्य और अयोग्य व्यक्ति कौन है। तो सामान्यतः अभ्यंग सभी प्रकार के रोगियों के लिए लाभकारी है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अब अष्टांग संग्रह में कहा गया है कि कफ दोष से पीड़ित रोगी में वमन विवेचन आदि संशोधन क्रम से पश्चात तथा अजीर्ण रोग में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य वृत्त समुच्चय में कहा गया है कि नवज्वर पीड़ित, अजीर्ण पीड़ित, वमन विरेचन निरूह किए हुए संतप्रण जन्य रोग, इन अवस्थाओं में अभ्यंग करने से वे रोग कष्टसाध्य हो जाते हैं, अग्निमाध्य हो जाता है तथा संतप्रण जन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपरोक्त रोगों के अलावा हर प्रकार के रोगी के लिए अभ्यंग लाभकारी है। नित्य प्रति अभ्यंग शिरामुखों तथा रोग से धमनियों को तृप्त करता हुआ स्नेह शरीर में बल उत्पन्न करता है। आयुर्वेद कहता है कि चोट अग्नि से दग्ध तेज औजार की चोट तथा घर्षण से लगी चोट की पीड़ा को नष्ट करता है। जिस प्रकार वृक्ष के अंकुर जल से सिंचन करने पर बढ़ते हैं, उसी प्रकार तेल अभ्यंग के से सिंचन करने पर धातुओं की वृद्धि होती है और सभी तंत्रों से संबंधित विकार जाते हैं। तो इस प्रकार इस विषय के अंतर्गत हमने अभ्यंग का परिचय, इतिहास, सिद्धांत, प्रकार, विधि और इसके साथ साथ लाभ और योग अयोग्य व्यक्ति, तो ये सारी हमने संकलित रूप से एक जानकारी प्राप्त करी। अगले भाग में हम किसी नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।